साहित्य में सर्जना की व्याख्या होती है। सर्जना के जितने चरण हैं, जो रचना प्रक्रिया है, उसकी व्याख्या होती है। साहित्य में जो शिल्पगत तत्व हैं, उसकी व्याख्या होती है। और साहित्य में जो उसका चिंतन बिंदु है या जो कहने की अंतर वस्तु है, उसकी व्याख्या होती है। लेकिन सब वीडियो ऑन करो, क्यों नहीं? वीडियो ऑन करो सब। ऑन है सर मेरा। हाँ, लेकिन जो शोध में व्याख्या मैंने बहुत आपको स्पष्ट बताया था कि शोध में केवल अंतर वस्तु का विश्लेषण होता है। शोध में न तो रचना प्रक्रिया होती है, शोध में न तो शिल्पगत तत्व होते हैं कि शोध का अपना कोई शिल्प हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सृजन की व्याख्या हमारे साहित्य में है और शोध में वास्तव में तथ्यों की व्याख्या है। ये हम लोग विगत कक्षा में बहुत विस्तार से समझे थे। यानी कि एक है शिल्पगत वस्तुगत सृजनात्मक व्याख्या और शोध की व्याख्या है वास्तव में तथ्यों की व्याख्या। और तथ्यों की व्याख्या का आशय ये है कि तथ्यों की व्याख्या तथ्यों के सापेक्ष, सृजन की व्याख्या मौलिकता के सापेक्ष। सृजन की व्याख्या जो होती है वो किसके सापेक्ष होती है? तो वह कला के सापेक्ष होती है। वो एक सृजन जो है कलात्मक पक्ष है, इसलिए हम जो व्याख्या करते हैं कलात्मक। लेकिन शोध में जो व्याख्या होती है, शोध की व्याख्या वस्तुतः तथ्यों की व्याख्या है और तथ्यों की भी व्याख्या तथ्यों के आलोक में ही है। तथ्यों के आलोक में ही तथ्यों की व्याख्या होती है। कल्पना के आलोक में तथ्यों की व्याख्या नहीं होती है। सृजन में कल्पना का तत्व है, इसलिए वहां कल्पना का पक्ष आ जाता है, लेकिन शोध में कल्पना का पक्ष नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोगों को समझना चाहिए। तो मैं जो बातें आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आप जो है दोनों व्याख्याओं का भेद समझते रहिए। दोनों व्याख्याएं आप ये कह सकते हैं कि भिन्न क्षेत्रों की हैं। हाँ, तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखना होगा। व्याख्या और तथ्य के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत से विचार विगत कक्षाओं में किए हैं, लेकिन आज हम लोग शोध में जो व्याख्या है उसके आगे की बात करेंगे। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साहित्य में जो व्याख्या है और शोध में जो व्याख्या है, दोनों में अंतर है और उस अंतर को अलगा करके चलिएगा। शोध में जो भी व्याख्या होगी वो तथ्यों के आलोक में होगी, कल्पना के आलोक में नहीं होगी। क्यों? कि तथ्य के पीछे भी तथ्य होते हैं और 4 सूचनाएं मिलाकर के एक नई सूचना बनती है। इसी को हमने सूचना प्रौद्योगिकी कहा था कि 5 सूचनाएं मिली तो उन 5 सूचनाओं के आधार पर एक नई सूचना बना दी। जैसे हम लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों ने, जैसे बहुत सारे फल हैं वो नहीं पहचानते होंगे। जैसे चीकू हम में से बहुत से लोग नहीं पहचानते होंगे। सेब बहुत से लोग पहचान लेते हैं, केला पहचान लेते हैं, केले का पेड़ देखा है, हम सबने केले का पेड़ देखा है, केले में फल लगता हुआ देखा है, इसलिए हम लोग केले को पहचान लेते हैं, केले के पेड़ को पहचान लेते हैं। लेकिन जब सेब को पहचानना होता है तो बाजार में सेब देखा है, हम पेड़ नहीं पहचानते सेब का। हम में से बहुत से लोग, जिन लोगों ने सेब का पेड़ नहीं देखा, नहीं पहचानते। अब कल्पना करें
कि कंप्यूटर कैसे पहचानेगा। तो कंप्यूटर को पहचानने के लिए कल्पना करिए कि आपने उसको 20 प्रकार के सेब दिखा दिए, 20 सेब दिखाए, सारे सेब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन जब आपने 20 सेब दिखाए तो हो सकता है कि वो अपनी स्मृति के आधार पर, जैसे हमारी स्मृति होती है वैसे कंप्यूटर में भी आपको पता होगा अस्थायी स्मृति होती है, जिसको रैम और रोम कहते हैं। तो वो पहचानने लगता है। आखिर आपका फिंगरप्रिंट कंप्यूटर कैसे पहचानता है? आपका मोबाइल पे जिसमें फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है वो कैसे पहचानता है? तो आप कई प्रकार से मुंह ऐसे वैसे ऐसे करके सेट कर देते हैं, तो वो आपके चेहरे को थोड़ा भी डिस्टॉर्शन भी होता है तो पहचान लेता है, लेकिन मास्क लगाइए तो नहीं पहचानता है। तो कहने का आशय है कि 10 आपके चेहरे के 10 प्रारूप उसके दिमाग में चले गए और उन 10 से मिला जुला करके आपको पहचान लेता है। थोड़ा चेंज भी हो इसमें तो वो तुरंत पहचान लेता है। यानी कि ये हुआ। ऐसे ही जब कहीं शोध होता है, जब सर्वे होता है, या जैसे मान लीजिए कि मैं आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का मैं सर्वे करूं कि उनकी वो हमारे विद्यार्थियों के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके व्यवहारों का अनुशीलन करूं मैं, हैं तो सारे शोधार्थी हैं, सारे तथ्यों के साथ बात करते हैं। तो मैंने एक पाया कि 10 शोधार्थी बैठे होंगे तो वो बात वस्तुगत करेंगे, लेकिन 10 रचना करने वाले विद्यार्थी होंगे, यानी कि कहानी कविता नाटक लिखने वाले अगर विद्यार्थी होंगे तो आप देखिए उनकी बातों में कल्पना के तत्व अलग होते हैं। वो कल्पना के तत्व आते रहते हैं। कहता है अरे यार मैं ये कविता सुनाता हूँ, उसका देखो मैं ये कहानी सुनाता हूँ, मैं ये कविता सुनाता हूँ। चौथा कहता है देखो मैं, अच्छा हमने आज ये कविता ये लिखी, अच्छा ये देखो मैंने ये एक रिपोर्टाज लिखा। तो वहां पर कल्पना का तत्व, सृजन का तत्व प्रभावी होता है। लेकिन जब मैं शोधार्थियों के बीच बैठता हूँ तो वो तथ्यों पे बात करते हैं, अरे भाई ये पुस्तक में ये चीज नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। तो यानी हमको लगता है कि शोधार्थियों की जो समस्या होती है, शोधार्थियों की समस्या तथ्यों को खोजने में, तथ्यों की समीक्षा करने में हो गई, और वो तब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन बातों के आधार पर कि शोधार्थी वस्तुगत चिंतन करते हैं, शोधार्थी ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बात करते हैं। अब ये हमारा एक नया निष्कर्ष हुआ कि शोधार्थियों का समूह वस्तुगत चिंतन करता है, शोधार्थियों का समूह क्या करता है, तो उसकी जो बातें होती हैं वो तथ्यात्मक होती हैं, ठीक है, और अन्य लोगों की बातें काल्पनिक होती हैं या सृजनात्मक होती हैं। सबके क्षेत्र अलग अलग हैं। तो अब ये हमने एक निष्कर्ष निकाला, तो यानी कि उन सब बातों के आधार पर एक नया निष्कर्ष, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर में 50 रंग दिखाया और उसने कहा कि आप किसी एक प्रिय रंग का चयन करिए। जैसे रंग दिए हुए हैं और उसके नीचे टिक करना है। 50 रंग के बॉक्स दिए हुए हैं और कोई एक ही टिक करने हैं कि आप अपने सर्वाधिक प्रिय रंग का चयन करिए, तो आप टिक करना है। और 50 विद्यार्थियों से चयन कराया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ सत्य है, यानी सभी को एक ही रंग पसंद हो ये नहीं होगा। ये बिल्कुल आत्मनिष्ठ तथ्य है। लेकिन इस आत्मनिष्ठ तथ्य के आधार पर उसने चर, मतलब जैसे मान लीजिए कि आयु एक चर है, जैसे लड़का और लड़की एक चर है, तो उसने चर को नियत रखा। तो चर को नियत रखा यानी कि केवल लड़कियों का ही सर्वे किया, केवल लड़कों का ही सर्वे किया, केवल बड़े लोगों का सर्वे किया, केवल छोटे लोगों का इस तरह सर्वे किया। तो उसके आधार पर सर्वे करने के बाद ये समझ में आया कि लड़कियां पिंक कलर ज्यादा पसंद करेंगी
वो पिंक की उनकी पसंद दिख रही है। तो यानी एक देखिए एक निष्कर्ष निकला, लड़के किस रंग का अगर मान लीजिए कि स्काई ब्लू पसंद कर रहे हैं तो वो अब इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकला। तो अब आपने एक आत्मनिष्ठ तथ्य से, जो आत्मनिष्ठ तथ्य है उसको, उसका अध्ययन आपने एक वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में लिया और सर्वे किया, तो आपने एक नई सूचना निर्मित कर दी। और इसी को कहते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सूचना को प्रोसेस करना। और वास्तव में शोध यही है। मतलब 10 जानकारी आपको मिल गई, उससे आपने एक निष्कर्ष निकाला और वो निष्कर्ष मौलिक निष्कर्ष हुआ। आखिर ये लड़कियों के लिए बनी बनाई चीजें, कपड़े, या बच्चियों, छोटे बच्चों के लिए, बच्ची लड़कियों के लिए आपने देखा होगा कि जो खिलौने बनते हैं, सर्वाधिक खिलौने गुड़िया बनते हैं, सर्वाधिक पिंक कलर की चीजें बनती हैं। और लड़कों के लिए सर्वाधिक गन बनते हैं, और गन और गाड़ी, और उसके रंग जो हैं वो मतलब बिल्कुल समझ लें कि वाइब्रेंट कलर की बजाय जो है डल कलर में बनते हैं। तो यानी ये सर्वे किया गया होगा, ये तथ्यों का विश्लेषण किया हो गया और उससे एक नया निष्कर्ष निर्मित हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि शब्दों, ये शोध की दुनिया में शोधार्थियों का व्यवहार भिन्न होता है। वो तथ्यों से नई व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं वो नई व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसमें आपका जो बिंदु है, मैं जो अभी इसको देख रहा था कि व्याख्या का नया परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण, ये जो नया परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण है वास्तव में यही शोध है, और यही शोध को मौलिक बनाता है। तो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि शोध मौलिक होता है, जिस प्रकार से सृजन मौलिक होता है उसी प्रकार से शोध भी मौलिक होना चाहिए। इसीलिए किसी भी थीसिस में जब उसका मूल्यांकन होता है उसमें शोधार्थी को बताना पड़ता है कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है, पूर्णतया मौलिक है। उसका जब मूल्यांकन होता है तो होता है कि हाँ, इनका ये कार्य मौलिक, ये किसी की अनुकृति नहीं है, ये किसी की नकल नहीं है, ये मौलिक है। तो मौलिक क्या होता है? मौलिक और कुछ नहीं होता है, मौलिक यही है कि तथ्यों की नई व्याख्या, नया परिप्रेक्ष्य है, ये जो है तथ्यों की नई व्याख्या। अब आप कहेंगे कि नई व्याख्या कैसे आएगी? तो चूंकि आप सभी मानविकी के हैं, आप सभी साहित्य के अध्ययन के अध्येता हैं, तो आपके समक्ष ये बात जरूर स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं जैसे पिंक और उसकी बात में जैसे रंग की बात कही कि एक टिक करने की दिया गया कि केवल एक टिक करना है कि कौन सा रंग की है, उसके आधार पर आपने एक सर्वेक्षण किया और चीजें बता दी। ऐसे यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास साहित्य है, उस साहित्य में नया क्या है, क्या चीजें हैं, उसके आधार पर आपको बात करनी है। तो इसलिए आपको यहाँ व्याख्या जो है करनी है, वो व्याख्या जो करनी है वो नई व्याख्या क्या हो सकती है, उसका नया परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। अब मैं नया परिप्रेक्ष्य आपको बताता हूँ कि साहित्य में कैसे होता है। एक, चूंकि आप सभी बहुत परिचित हैं तो उससे मैं बताता हूँ। आप सभी जानते होंगे, बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैं विज्ञान और कला में भेद नहीं होता है शोध की दुनिया में, साहित्य और कला या विज्ञान में शोध की दुनिया में भेद नहीं होता है। शोध का मतलब होता है कि तथ्यों की बात और जिसकी एक प्रविधि है, सृजन की प्रविधि नहीं होती है, टेक्निक नहीं होती है। हाँ, वो जो है थोड़ा सा एक जी जरा क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं मिलाता हूँ आपको, है ठीक भैया, ठीक, ओके। तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि शोध क्यों अलग है। तो शोध में जैसे देखिए
किसी को कहानी लिखना बता करके, कविता लिखना बता करके बड़ा कवि नहीं बता सकते जब तक उसके भीतर कवि नहीं होगा, उसके भीतर कहानीकार नहीं होगा। लेकिन आप सबकी जिसका जिसका भी एडमिशन हुआ है वो सबका एडमिशन कहानी कविता सुन करके नहीं हुआ है। आपको ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है शोध प्रविधि की, कि शोध प्रविधि क्या है, तरीका क्या है। जैसे प्रयोग का तरीका होता है वैसे शोध में प्रविधि का तरीका होता है कि कैसे हमको शोध करना चाहिए, तथ्यों के साथ कैसे खेलना चाहिए, तथ्यों से कैसे निगमित करना चाहिए। तो यानी शोध में प्रविधि महत्वपूर्ण है, ये बात है। इसलिए प्रविधि सबको अगर बता दिया तो सभी शोधार्थी हो सकते हैं। लेकिन कहानी लेखन आप सभी जानते हैं कि कहानी में क्या होती है, कविता क्या होती है, लेकिन सभी कहानी कविता नहीं लिख सकते। लेकिन शोध सभी कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब प्रविधि जान जाए। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है प्रविधि, कि एक प्रविधि साहित्य के शोधार्थियों की होती है व्याख्या की। एक प्रविधि साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए एक प्रविधि है कि साहित्य दिया है उसकी व्याख्या। साहित्य की जैसे उसका जब उसके ऊपर आप शोध करें तो उसकी व्याख्या कैसे करें, तो नया परिप्रेक्ष्य। तो मैं आपको विज्ञान से जोड़ते हुए बता रहा हूँ एक चीज, कि दुनिया के जितने भी मतांतर हैं सबने माना कि भगवान ने एक दिन में आदमी को पैदा किया, एक दिन में हाथी को पैदा किया, एक दिन में बंदर बना दिया, एक दिन में धरती बना दी, एक दिन आकाश बना दिया, 7 दिन में बना दिया, या एक ईश्वर ने कैसे बनाया, इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस सभी धर्म सिद्धांतों में दी हुई थी। लेकिन डार्विन ने देखा कि जहाँ कूड़े रहते हैं वहाँ चूहे पैदा हो जाते हैं। एक डार्विन के पहले एक देखिए साइंटिस्ट का नाम भूल रहा है, उसने डार्विन के पहले वो आप में से हो सकता है किसी को याद हो, नाम मुझे भूल रहा है। लेमार्क है सर। कौन बता रही हो? लेमार्क। हाँ ठीक ठीक ठीक, मुझे भी याद आ गया। तो उसने क्या किया कि देखा लेमार्क ने कि जो चूहे पैदा हो रहे हैं कूड़े के पास, तो उसने क्या किया कि उन चूहों को बोतल में बंद करके रखा, देखा पैदा हो रहे कि नहीं यहाँ चूहे, तो हुआ कि नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद डार्विन का जो आगे उस पर अध्ययन शुरू हुआ, तो डार्विन का जो विकासवाद आया कि कोई भी चीज ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि एक वंशानुगत परिवर्तन होता है और उसमें नई नई प्रजातियां विकसित होती हैं। और उसने जो विकासवाद दिया कि जिस प्रकार से जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, तब फिर क्या हुआ, फिर धर्म ग्रंथों की व्याख्या नए ढंग से शुरू हुई। अब देखिए जितने धर्म ग्रंथ थे इसकी व्याख्या नए ढंग से शुरू हुई, यानी प्राचीन जो सिद्धांत थे उसकी नई ढंग से व्याख्या शुरू हुई। तो विज्ञान जगत में अभूतपूर्व क्रांति हुई और वो हुआ। विज्ञान भी हमेशा अपने पूर्व स्थापित सत्यों को खारिज करता है, झूठा सिद्ध करता है और नई स्थापनाएं करता है। तो हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग विज्ञान को समझते हैं कि विज्ञान के नियम बदलते नहीं हैं, विज्ञान के नियम नहीं बदलते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान उन नियमों को जानता है कि नहीं जानता है। जैसे जैसे जानते हैं तो वो पुराने नियमों को झुठलाने लगते हैं, ये बात होती है। अब मैं आपको एक दूसरा, अपने भाषा में क्या, साहित्य में क्या है, तो देखिए आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा के बारे में क्या कहा था, उसकी व्याख्या कैसे की थी। उसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि ये सदुकड़ी भाषा है, ठीक है। और सभी वीडियो ऑन करो, वीडियो तुम लोग क्यों ऑफ कर देते हो? मुझे लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन क्या है, आपका जो माइंडसेट है वो क्या है, मैं उसके अनुसार चीजों को बोलता हूँ। अब आपकी प्रतिक्रिया ही नहीं दिखती है, वीडियो ऑन है। आई एम नॉट टीवी आर्टिस्ट, मैं प्रवचन करता नहीं हूँ, ये कक्षा है, तो ये ग्रुप डिस्कशन है, इसको समझना चाहिए। इसलिए थोड़ा आप लोग इस बात को
ध्यान दिया करिए। तो अभी भी बहुत लोगों के हाथ है, मैं देख रहा हूँ मानते नहीं कहने पर। स्मिता वीडियो ऑन करो, नीचे भी बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करो। तो मैं जो बात आपको ये बता रहा था, विकास वीडियो ऑन करो, कि भाषा के बारे में, सदुक्कड़ी भाषा, मैं आप में लेते रहता हूँ, इसलिए आप वीडियो ऑन किया करिए। आप समझिए, मैं अलग अलग सब आते हैं, आपका पार्टिसिपेशन, उसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर के करता रहता हूँ, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैं जो आपको बात बता रहा था कि आचार्य शुक्ल ने जो कबीर की भाषा की व्याख्या की थी और उनकी जो स्थापनाएं थी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हीं कबीर की भाषा की व्याख्या को बदल दिया और वाणी का डिक्टेटर कहा। यानी एक ने सदुक्कड़ी भाषा कही तो दूसरे ने वाणी का डिक्टेटर कहा। ये तथ्यों के आधार पर खोजा, ये उनकी व्याख्या का नया परिप्रेक्ष्य था और इसको एक रचनाकार के मनोविज्ञान से जोड़ा, उनकी भाषा को रचनाकार के मनोविज्ञान से जोड़ा और ये बताया कि कैसे। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ भाई, क्या है आप लोग जहाँ होता है। तो ये जो है आप समझिए कि भाषा का परिप्रेक्ष्य उन्होंने बदला और भाषा को रचनाकार के मनोविज्ञान से जोड़ा कि रचनाकार किसको संबोधित कर रहा है। तो ये समझ में आया कि रचनाकार जिसको संबोधित कर रहा है उसके अनुसार उसकी भाषा बदल रही है। जैसे जब वो पाड़े को संबोधित करते हैं वो दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। जब संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों को जब संबोधित करते हैं तो उनकी भाषा बदल रही है। जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो उनकी भाषा बदल रही है। तो उन्होंने वो नया परिप्रेक्ष्य, एक नया संदर्भ लिया और उसके आधार पर व्याख्या की। अब आप देखिए दूसरी चीज आई है कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में जो ये अपना मत दिया और वो सामाजिक क्षेत्र में जाकर के सामाजिक और मनोविज्ञान, यानी जिसको कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान, कि समाज का मनोविज्ञान क्या है, उससे जोड़ते हुए कहा कि पराजित हतदर्प जनता को भगवान के सिवा कोई आश्रय दिख नहीं रहा था, इसलिए भक्ति की उत्पत्ति हुई और दक्षिण से आया और वो आगे बढ़ गया। यानी दक्षिण से एक धारा ही आलवार भक्तों से और वो धारा और ये हतदर्प जनता थी जो मुगल शासकों से पराजित थी, उसके समक्ष कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। वो परेशान जनता क्या करे, तो उसने भक्ति के मार्ग का अनुसरण किया। यानी कि उन्होंने जो कविता थी, भक्ति की कविता, उस भक्ति की कविता की व्याख्या किससे किया, तो उन्होंने भक्ति की कविता की व्याख्या, उसका परिप्रेक्ष्य क्या रखा, तो उसका परिप्रेक्ष्य उन्होंने रखा व्याख्या का, वो था आप कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान को। इस समाज का मनोविज्ञान किस समय क्या होता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, द्विवेदी जी ने क्या किया कि पुराना पीछे का साहित्य खंगालना शुरू किया। तो कहा कि ये तो नया नहीं है, ये तो पहले से ही लिखा जा रहा है। उसके आलोक में, यानी पुराने साहित्य के आलोक में, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आज ये कहते हैं कि आदिकाल की भूमिका, तो उनकी किताब है, तो आप देखिए नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य है, उसको जब उन्होंने उलेटा और तब उन्होंने कहा कि अगर मुगल नहीं भी आए होते तो 12 आना ये सारा का सारा ये जो भक्ति साहित्य है ऐसे ही लिखा गया। अब ये देखिए, ये जो दोनों बातें द्विवेदी जी कह रहे हैं, चाहे भक्ति उत्पत्ति के संबंध में, चाहे वो जो है कह रहे हैं भक्ति की उत्पत्ति
के संबंध में या कबीर के संबंध में जो दोनों बातें कह रहे हैं वो आप दोनों देखिए तो तथ्य के आलोक में। वो कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ होता, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं मानता, ये शोध में नहीं होता। आपने जिस आधार पे कहा है उसी आधार का मैं खंडन करता हूं, ये आधार ठीक नहीं है क्योंकि उसके पीछे के नए तथ्य ये व्याख्या होती है जिसको आप लोगों को करना होगा। जब आप किसी के साहित्य को उठाएंगे तो आपको जब व्याख्या करनी होगी तो देखिए इन उदाहरणों में मैंने बताया इन तथ्यों के आलोक में व्याख्या करनी होगी। ऐसे ही आप अगर आएंगे जायसी को उठाएंगे तो जायसी की व्याख्या आचार्य शुक्ल ने कैसे की है और जायसी की व्याख्या आचार्य शुक्ल ने की है वो उसी को बदलते हुए उसके जागतिक संदर्भों में उन्होंने विजय देव नारायण सही ने उसकी नई व्याख्या ठीक बिल्कुल नई व्याख्या मिलेगी क्योंकि परिप्रेक्ष्य नया मिलेगा। रीति काल के बारे में हम सभी जानते हैं कि रीति काल कैसा साहित्य है। तो मैं जब पढ़ने लगा तो देखा कि रीति काल का साहित्य तो हम सभी जानते हैं कि वो केवल श्रृंगार चेतना के लिए था, ये था वो था, दरबारी कवि थे, राजाओं को करने के लिए थे ये सब। लेकिन अभी मैनेजर पांडे ने जो उस व्याख्या की है वो बिल्कुल भिन्न की है। वो सभी सांसारिक कवि थे और लोक की बात कर रहे थे। इसके संदर्भ में रीतिकाल की नई व्याख्या की नए तथ्यों के आलोक, यानी कोई तथ्य पीछे टूट गया ये ध्यान में हम सबके आया। तो ये जो है ये नई व्याख्या का है, ये है नया परिप्रेक्ष्य व्याख्या का। व्याख्या काल्पनिक नहीं होगी, इस बात को समझे रहिएगा। जैसे देखिए कि जो एक व्याख्या उसके संबंध में कफन के संबंध में कि जो कफन का कौन है पात्र, यीशु माधव और बुधिया, क्या नाम है? बुधिया सर, अरे तेज बोलो। बुधिया सर। बुधिया हमने भाई मैं जगा रहा हूँ कि आप लोग जगे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो बुधिया के बारे में कि बुधिया के पास ये यीशु माधव इसलिए नहीं जाते कि लगता है कि हमारा ये बच्चा है नहीं। अब ये गलत व्याख्या है। क्यों? क्योंकि उस तरह का भाई सोचिए जो इस तरह के वहां पर उसकी व्याख्या दूसरी है। ये प्रेमचंद जी जो कहना चाहते थे कि समाज में मतलब अभाव और गरीबी किस प्रकार से आदमी को दरिद्र बना देती है, कि आदमी की संवेदना मर जाती है, ये कहना चाहते थे। लेकिन उसकी व्याख्या एक काल्पनिक व्याख्या करने की कोशिश की। तो इस तरह का काल्पनिक व्याख्या की बजाय तथ्यों का नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए और वो तथ्यों के आलोक में ही होना चाहिए। जो व्याख्या होगी वो तथ्यों के आलोक में, बिना तथ्यों के आलोक में व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्याख्या होगी उसका जो नया परिप्रेक्ष्य होगा वह सदैव तथ्यों के आलोक में होगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये है, ये जो मैं आपका पाठ्यक्रम देख रहा था कि जो इसमें लिखा गया है कि व्याख्या का नया परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण, यानी नया परिप्रेक्ष्य, नया दृष्टिकोण। और नई दृष्टि तभी बनती है जैसे मैंने आपको विकासवाद के बारे में बताया। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसीलिए आप जब शोध प्रस्ताव बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं संबंधित साहित्य की समीक्षा। लेकिन ये समीक्षा क्या है? ये समीक्षा आलोचना नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिक नहीं है। ये समीक्षा रिव्यू है, मतलब नए परिप्रेक्ष्य में पुराने साहित्य को फिर से देखना। यानी हम वो शोध कर रहे हैं, हम जिस विषय पे काम करें इस विषय पे और लोगों ने जो काम किया है किस किस दृष्टि से काम किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे शुरू में आदिवासियों को कहा गया कि ये पिछड़े हैं, आदिवासियों को कहा गया कि ये विकास की मुख्य धारा में बहुत पीछे हैं, ये
जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब ये बात सबको लगने लगी कि हम विकास के जो प्रतिमान गढ़ रहे हैं, नंगे वे नहीं हैं, नंगे हम हैं जो कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हत्या, बलात्कार और टीजिंग जिसको कहते हैं, ये घटनाएं हमारे पढ़े लिखे समाज में होती है, आदिवासी समाज में नहीं होती है। किसी आदिवासी समाज में जा करके किसी लड़की को छेड़ करके आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। कहीं आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि आदिवासियों के बीच झगड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो। तो वो भले कपड़े ना पहनते हों, उससे ज्यादा वो आइडियल्स उनका ज्यादा। तो अब सब आदिवासियों के बारे में व्याख्या बदली, नया दृष्टिकोण हुआ कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है। मेरे तरह कपड़ा जो न पहने वो पिछड़ा है, ये बताने वाले हम कौन हैं? हम उनकी निगाह से देखें, वो हमको जब देखते होंगे, हमारे अखबारों को पढ़ते होंगे तो क्या कहते होंगे। तो आदिवासी विमर्श में आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी। हमने उनके घरों को उजाड़ा है, उन्होंने मेरे घरों को नहीं उजाड़ा है। हमने उनके आवाज को शुद्ध किया है, हमने उनके आवाज को, उन्होंने हमारे आवाज को शुद्ध नहीं किया। वो जंगल से बाहर आकर के हमको लूटे पाटे नहीं है, हम उनको लूटे हैं। तो अब देखिए आदिवासी साहित्य का जो नया परिप्रेक्ष्य है, नई दृष्टि है, वो किस तरह से बदलती है। तो आप आदिवासी साहित्य का जो मूल्यांकन कर रहे हैं आज नए परिप्रेक्ष्य, आदिवासी कहानी के बारे में, आदिवासी उपन्यास के बारे में, कथा साहित्य के बारे में, उनके कथाओं के बारे में जब वो बातें आ रही हैं तो आप साहित्य को नए ढंग से समझने की कोशिश करें। ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसी को कहते हैं शोध में ये कार्य को करना है। तो ये आपके इस विषय से संबंधित बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाएं बताइए, और कोई और बात जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा क्लास में इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, तो और हो सकता है कुछ बातें मुझसे छूट रही होंगी, वो आपके बीच आएंगी। ठीक है, पूछिए, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ सत्य प्रकाश, आवाज धीमी आ रही है। अपना वीडियो ऑफ करके तब बोलो। हाँ बोलो। अरे तुम ऐसा हैं जैसे आपका नेटवर्क, हाँ नहीं आ रही आवाज। तुम लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, हैं? तब तक मैं और किसी और कुछ पूछे, कोई दूसरा। आपके वहाँ नेटवर्क कमजोर है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और कोई प्रश्न किसी का? सर शोध से इतर प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं। जी सर, जैसे ये शिव शंभू की चिट्ठे जो 1903-5 के आसपास लिखे गए, और इसी समय प्रेमचंद कहानी संग्रह सोजे वतन भी आया। हाँ। तो प्रेमचंद कहानी संग्रह सोजे वतन जो सिटीजन का केस लगाया गया, उसको जब्त भी किया गया, जबकि उसमें उतनी जो कहानियां हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कहानी, यही मेरा वतन है, जो उसमें भी कुछ वैसा है नहीं। और जो गया बकायदे उसमें मतलब है भी एक तरह से उस समय के अनुसार देखा जाए सिटीजन। तो ऐसा क्या था कि उसको नहीं जब्त किया गया और प्रेमचंद की कहानी संग्रह को जब्त किया गया? आपकी बात बिल्कुल। अब देखिए मैं इस तथ्यों पे जाता हूँ, मैं तथ्य ढूंढ रहा हूँ कि किस तथ्य के संदर्भ में मैं आपको बताऊं। मैं ये ढूंढ, जो है साहित्यकार है, इनके ऊपर कोई जो है इनके ऊपर इनको कोई आरोपित कर सकता है क्योंकि इनकी ताकत पता है। लेकिन शिव नारायण पत्रकार है, इनको थोड़ा छेड़ेगा आदमी कम, क्योंकि कम छेड़ेगा क्योंकि पता है कल ये कुछ और छापेंगे। ये नहीं छापेंगे तो इनका दूसरा कोई छाप देगा।
इनको हम अभी रोक लेंगे क्योंकि ये कहानी जब्त कर लेंगे तो ये डर जाएंगे। तो ये जो पत्रकार और साहित्यकार का एक अंतर है, एक ये अंतर दिखाई देता है। और बाल मुकुंद गुप्त पत्रकार थे, शिव शंभू के चिट्ठे रोज लिखे जा रहे थे, ठीक है। और उसमें जो है भंग वाला मामला था और व्यंग जो है व्यंग की दिशा में था, व्यंग की धार बड़ी तीव्र थी। लेकिन वो जैसे जब जोकर वो आता है, हाँ, जोकर एक से एक मस्खरापन काम करता है, बड़े बड़े लोगों को उजागर कर देता है, तो जोकर पर कोई उंगली नहीं उठाता है, आपने ये देखा होगा। लेकिन उसी में जब अभिनय हो जाता है, कोई पात्र ये काम करता है, तो पात्रों पे खूब उंगली उठाई जाती है, तो ये कठिनाई होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अंतर रहा। जी सर, जी सर, ये अंतर। जी सर। अच्छा, प्रणाम सर। बात ये कि प्रेम मैं आपको समझा पाया कि नहीं शिव नारायण? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, हाँ, और बोलिए किसी का। ये देखिए, मैं तथ्यों के आलोक में बता रहा हूँ, आप अगर इस पे शोध आलेख लिखेंगे तो इसी को कोशिश करेंगे, इन्हीं तथ्यों को निकालने की। ये मेरी परिकल्पना, हाइपोथेसिस है कि ऐसा अंतर रहा होगा। जी सर, बात समझ गए हैं ना? क्योंकि कलकत्ता में वो थे, लिख रहे थे, और कई लोग लिख रहे थे, तो इसलिए अंतर है। यहाँ तो पकड़ना बड़ा आसान था ना, छोटी जगह पे किसी पकड़ के। ठीक है, और बताओ किसी का प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ प्रमोद, क्या है, बोलो भाई, और लोग भी बोलो। परमेश्वर, क्या है, आप लोग, दिव्या, ममता हैं, सुरेंद्र यादव, आप लोग नहीं कुछ पूछते हैं, क्या बात है? हाँ, एक सेकंड रुकिए, सत्य प्रकाश ने लिखा है, अभी दिखाई दिया, कहाँ गए? जरा सत्य प्रकाश का प्रश्न कोई पढ़ो। सुंदरान सत्य प्रकाश का वो पढ़ो जो उसने लिखा। जी सर। हाँ, पढ़ो। सर, मार्क्स का कथन है, धर्म पीड़ित प्राणी की कराह है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है, वह इस कथन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्ति विषयक मान्यता से कोई साम्य देख सकते हैं। जरा फिर से बोलो, मैं पूरी सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। सर, मार्क्स का कथन है, धर्म पीड़ित प्राणी धर्म की कराह है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है। धर्म पीड़ित प्राणी की कराह है, धर्म पीड़ित प्राणी की कराह है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है, वह इस हृदयहीन जगत का हृदय है। इसलिए नहीं देख सकते हैं कि कठिनाई क्या है कि ये जो धर्म है, आप समझिए कि रिलीजन एंड धर्म, जो रिलीजन एंड धर्म है, ये दो शब्द है, ठीक है। संप्रदाय और धर्म, जो यूरोप का धर्म था वो संप्रदाय था। यूरोप में जो धर्म था, उस धर्म का स्वरूप ही भिन्न था। वो एक ईश्वर, ईसा मसीह में विश्वास, ठीक है। जो नहीं मानते थे उनको मानना पड़ता था, एक वो था। यहाँ पर, जहाँ पर जिस देश में 33 कोटि देवता हो, जहाँ पर धर्म की व्याख्या ही अलग हो, वहाँ पर धर्म की व्याख्या अलग, यहाँ पर धर्म की व्याख्या अलग। आप जानते हैं कि जितने बड़े बड़े डाकू थे, सभी जो है माता के पुजारी थे। तो आपका जो पहला वाक्य है, जो कि धर्म क्या है कि वो पीड़ित का, यानी जो पीड़ित कर रहा है, वास्तव में धर्म तो वो उसके पास है। जो पीड़ित है, जो लूट रहा है, वो तो धर्म के चक्कर में नहीं। असली धर्म तो वो देखिए, देवी स्थान पर जा करके
आ रहा है वहीं से तिलक लगा करके जा रहा है, आप सभी डाकुओं का इतिहास देख लीजिए, चंबल के क्षेत्र का चले जाइए, तो आप वो कौन सा धर्म करेंगे, उसकी कैसी व्याख्या करेंगे, आप बताइए, आप किस पीड़ित के संदर्भ में बात करेंगे। तो आप पहले कार्ल मार्क्स धर्म किसको कहता है, किस चीज को ध्यान में रख करके धर्म कहता है, पहले उसको समझ लीजिए, और उसके बाद आचार्य शुक्ल धर्म किसको कहते हैं, वो दोनों को जोड़िए, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, तब आप व्याख्या कर सकते हैं, अन्यथा व्याख्या अधूरी होगी, वो कार्ल मार्क्स को दोहराने जैसा होगा। कार्ल मार्क्स ने भी यही गलती की थी। कार्ल मार्क्स को ये पता था कि भारत में धर्म भीरू लोग जाते हैं, धर्म जाते हैं, इसीलिए उसने कहा था कि सबसे पहले क्रांति होगी तो भारत में होगी, वो तो नहीं हुई। इसका मतलब कि धर्म के प्रति उसका जो चिंतन था, वो उनकी जो कल्पना थी, वो तो भारत वाली कल्पना ही नहीं थी कि भारत में धर्म, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि दोनों में भिन्नता है। आप जो है पात्री जी महाराज की किताब इतनी मोटी गीता प्रेस की है, मार्क्सवाद एवं रामराज्य पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत क्लियर कट चीजों को, इन सब बातों को लिखा है। उसको पढ़ने के पहले कार्ल मार्क्स, करपात्री जी जो जितना खाना कर में आता था उतने खाते थे, करपात्री जी बनारस के थे, काशी के बड़े विद्वान थे, तो उनकी गीता प्रेस की किताब इतनी मोटी है, मार्क्सवाद एवं रामराज्य, उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, इसलिए उसको जरूर पढ़ना चाहिए है। तो ये है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं किसी के व्याख्या करने की, कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी सर। जी, और बताओ किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बोलो। चलिए क्लास में चीजें बोलो, क्या कर रहे हो? तुम नहीं पूछते हो तब तक जो है क्लास का जो है समझ लो कि सुधार नहीं होता है। बोलो सर, एक मन की बात करनी थी। एकदम मन की बात जब प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो तुम करो। जैसे धर्म और पाखंड और विज्ञान दोनों क्यों बढ़ता जा रहा है सर? पाखंड और विज्ञान दोनों क्यों बढ़ रहा है? क्या ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं? नहीं, ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये हाँ, ये दोनों बढ़ रहा है तो उसे घटना चाहिए था। ये तुमने बहुत बात सही कही। देखो ऐसा है कि जब विज्ञान बढ़ेगा तो विज्ञान लोगों को साधन उपलब्ध कराता है। विज्ञान का मतलब है जो साधन उपलब्ध कराए, एक से एक साधन आपको उपलब्ध हो रहा है, एक से एक बंदूकें, एक से एक मिसाइल उपलब्ध हो रहा है, साधन उपलब्ध कराता है। साधन उपलब्ध कराता है तो ताकत बढ़ती है, और जब ताकत बढ़ती है तो अत्याचार होता है, और जब अत्याचार होता है तो कुछ लोग जो है हतदर्प होते हैं, जो आचार्य शुक्ल का शब्द है। तो जब हतदर्प होंगे तो आस्था बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो किसी पे आस्था के भरोसे ही चल सकता है। तो जब आस्था बढ़ेगी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब अनुक्रमानुपाती ही है। तुमने कहा ठीक, लेकिन उसकी व्याख्या ऐसी है। ठीक है, अब तुम जो है तुम अपना धौंस जमाओगे तो कुछ लोग जो तुमसे ताकतवर होंगे वो तुमसे निपटेंगे, नहीं तो भगवान भरोसे अपनी आस्था रखेंगे हैं, वो सोचेंगे कि तुमको कैसे पराजित करें, तो कुछ जाएंगे तुम्हारा टोना टुटका करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये सब चीजें बढ़ती रहती हैं। ये समाज है भाई, लोक चेतना है। और तीसरा प्रश्न, इसलिए समाज में शांति रहनी चाहिए, सद्भाव रहना चाहिए, परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। ये सब रहेगा न तो अत्याचार बढ़ेगा, यानी जिसको आप विज्ञान के नाते कह रहे हैं, और न पाखंड बढ़ेगा भय के नाते। तो वास्तव में ये बहुत कुछ भय का साधन। पुलिस से लोग क्यों डरते हैं? भय के नाते, इस नाते नहीं कि हमको अच्छे से रहना चाहिए। थाना कोई जाना नहीं चाहता, कचहरी कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों जगह न्याय कम मिलता है, अन्याय ज्यादा मिलता है। डर रहता है कभी हमारे साथ गलत ना हो जाए, जबकि दोनों न्याय के लिए है। मैं गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परसाई जी भी ऐसा ही कहा करते थे। बस ठीक है। चलो, और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?
चलिए ठीक है, तो हम लोग रोकें। क्लास जी में सर। चीजें समझ में आई आपके विषय वस्तु के संदर्भ में? जी सर। जी सर।